नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वह उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव से हटाया स्टे। चुनाव प्रक्रिया फिर से शुरू करने का रास्ता साफ। सरकार को काउंटर दाखिल करने को 3 हफ्ते का समय। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 दिन बढ़ी। पूरा चुनावी कार्यक्रम 3 दिन के लिए बढ़ाया गया। हाई कोर्ट के आदेश से चुनाव आयोग को राहत। अब तय समय से आगे बढ़ेगी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया। तो आपको बता दें, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया था। वही नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 दिन बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही पूरा चुनावी कार्यक्रम भी 3 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो वहीं कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव प्रक्रिया फिर से सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगी। तो वहीं आपको बताते चले कि पंचायत चुनाव से हाई कोर्ट ने स्टे जो है वो हटा दिया है। हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव से ये स्टे हटाया है। साथ ही आपको बता दें, पूरा चुनावी कार्यक्रम 3 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। पंचायत चुनाव में से हाई कोर्ट का ये स्टे हटा दिया गया है। को बता दें, जहां ये नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 दिन बढ़ी है। साथ ही आपको बता दें, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटा दी है। अधिवक्ता महोदय ने अभी आप लोगों को ब्रीफ किया है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन, जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है। जुड़ चुके आशीष, सबसे पहले मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये स्टे सरकार ने क्यों हटाया और इसका आधार क्या था। आज हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर जो तमाम याचिकाएं दायर की गई थी उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में, उस पर सुनवाई हुई है। और उसमें पंचायत चुनाव पर जो रोक लगी थी वो हाईकोर्ट ने हटा दी है। और इसके बाद पंचायत राज जो सचिव है उन्होंने जानकारी दी है, चंद्रेश यादव ने, कि ये जो चुनाव है अब इसका नया शेड्यूल निर्वाचन आयोग जारी करेगा और इसी जुलाई महीने में कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव है जी वो करवाए जाएंगे उत्तराखंड में। जी आशीष, सरकार को काउंटर दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते क्यों दिए गए हैं? जी, ये हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है और जो चुनाव कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं अब नए शेड्यूल के अनुसार जारी किया जाएगा। और काउंटर फाइल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है, लेकिन जो चुनाव है वो उसकी नई अधिसूचना जो है जारी की जाएगी। और जो पंचायत चुनाव है उसमें पहले से ही डिले हो रहा था उत्तराखंड में 1 साल से अधिक समय से। जो पंचायत की सरकारें हैं, छोटी सरकारें हैं, उनका जो उनमें अधिकारी तैनात कर रखे हैं फिलहाल। और इससे पहले जनप्रतिनिधियों के हवाले थे सभी, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं या जो ब्लॉक प्रमुख और गांव ग्राम प्रधान है, उनको प्रशासक नियुक्त किया गया था 6 माह के लिए। और उसके बाद एक साल तक, अभी 1 साल से अधिक समय हो चुका है और अभी भी चुनाव जो है, अब कहीं ना कहीं ये राहत जो चुनाव लड़ने वाले हैं जनप्रतिनिधि उनको मिली है और पंचायत चुनाव जल्द उत्तराखंड में अगले माह होने जा रहे हैं। आशीष, क्या पंचायत आयोग ने इस फैसले का स्वागत किया है या कोई आपत्ति जताई है? जी, अभी तो जो पंचायत सचिव है उनका बयान सामने आया है और निर्वाचन आयोग जो उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग है वो नया कार्यक्रम कहीं ना कहीं जारी करेगा, शेड्यूल जारी करेगा कि कब कब किन किन तिथियों में नामांकन होने हैं और कब कब चुनाव की तिथियां होंगी। वो कहीं ना कहीं नया शेड्यूल जारी किया जाएगा और नई अधिसूचना बीच में, जैसे ही हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था तो उत्तराखंड जो राज्य निर्वाचन आयोग है उन्होंने अधिसूचना जो है उस पर भी रोक लगा दी थी। और अब नई अधिसूचना कहीं ना कहीं जारी होगी और नया जो शेड्यूल है वो पंचायत चुनाव का जारी होगा। जी आशीष, स्थानीय स्तर पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस बदलाव को लेकर?
जी, कहीं ना कहीं मिली जुली प्रतिक्रिया है। जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं तो उनका कहना है कि सरकार समय पर चुनाव करवा रही है, जबकि कांग्रेस के जो जुड़े कार्यकर्ता या प्रतिनिधि हों उनका कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप है कि पंचायत चुनाव इतना डिले कर दिया गया है। 1 साल से अधिक समय हो चुका है। सरकार जो है पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं करवाने के मूड में नहीं थी और इसीलिए इसे आगे बढ़ाया गया है कार्यक्रम को। और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को निर्देश जारी करने पड़े और उस पर रोक कहीं ना कहीं लगाई गई। कुछ दिन की ही चाहे रोक लगी है। और कहीं ना कहीं लोगों में जो है इस फैसले के बाद अब जो कहीं ना कहीं जो मायूस हो चुके थे, अब उनमें खुशी है कि फिर से जो है पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी होगा। जी आशीष, आगे की प्रक्रिया क्या होगी? क्या स्कूटनी, वोटिंग, कोई नई तारीख है? जी, अभी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बाकायदा जो कार्यक्रम है वो जारी किया जाएगा। कब कब वोटिंग होनी है, कब नामांकन होना है, कब नाम वापसी होनी है, तो उसी सब का जो है अभी जो कार्यक्रम है वो राज्य निर्वाचन आयोग जारी करेगा और उसी के अनुसार उत्तराखंड में चुनाव जो है अगले जुलाई माह में कहीं ना कहीं होने वाले हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं नैनीताल हाईकोर्ट से उत्तराखंड सरकार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी राहत मिली। अदालत ने राज्य सरकार को पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। आज हुई सुनवाई में राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से तय की गई आरक्षण रूपरेखा को मान्यता देते हुए स्पष्ट किया कि चुनाव उसी के आधार पर होंगे और आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इससे अब राज्य में पंचायत चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव स्टे होने के बावजूद हमने पूरे प्रदेश के अंदर जहां ग्रामीण जो हमारी विधानसभाएं हैं उनके लिए अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं। प्रभारियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। जिला प्रभारी पहले नियुक्त हो गए थे। हमारा तो चुनाव के लिए हम शुरू से कह रहे हैं कि राज्य में चुनाव होना चाहिए। ये 1 साल की देरी सरकार की वजह से हुई। सरकार ने पहले कार्यकाल जब समाप्त हुआ तब चुनाव नहीं कराया। उसके बाद तमाम जिला पंचायत के अध्यक्षों को, क्षेत्र प्रमुखों को, ग्राम प्रधानों को आपने प्रशासक बना दिया। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो आपने कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया। उसके बाद आपने राज्यपाल के यहाँ नोटिफिकेशन भेज दिया अपना अध्यादेश। राज्यपाल ने लौटा दिया, हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई तो आपने चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। आज चुनाव पर लगी रोक हट गई है। अनेकों लोग न्यायालय की शरण में गए थे, आरक्षण के विषय को लेकर गए, परिसीमन के विषय को लेकर गए, लेकिन सरकार ने जो निर्णय किया था उस निर्णय पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। और मैं कह सकता हूं कि इस निर्णय ने अपोजिशन को भी इस बात का एहसास कराया होगा कि सरकार का जो निर्णय करती है वो विधान के अनुसार न्याय व्यवस्था के आधार पर ही करती है। आज चुनाव की फिर रोक हट गई है। हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं और जब भी अब नई तिथि चुनाव की आएगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव तिथि पर चुनाव के लिए संकल्पित है। और जैसे मैं शुरू से कह रहा हूं कि उत्तराखंड की जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी, उस दिशा की ओर हमारा काम बढ़ा। हमने परिसीमन जो हमने सर्वे कराया था उस सर्वे की रिपोर्ट हम पर आ चुकी है और बहुत जल्दी हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। तो वही खबर सामने आ रही है जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, राजस्व और सिंचाई विभाग की योजनाओं की समीक्षा। तो वहीं आपको बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में राजस्व और सिंचाई विभाग की चल रही योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में राज्य के प्रमुख सचिव, सिंचाई सचिव, राजस्व सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है। तो साथ ही आपको बता दें मुख्यमंत्री ने सौंग और जमरानी बांध परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की है। तो वहीं आपको बता दें सीएम धामी की ये समीक्षा बैठक, जहां आपको बता दें कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक, जहां आपको बता दें कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। सौंग जमरानी बांध प्रगति पर यह चर्चा, जहां आपको बताएं वरिष्ठ अधिकारियों संग सीएम धामी की ये अहम बैठक
मुख्यमंत्री ने सौंग जर्मनी बांध परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की है। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की कार्यप्रणाली की समीक्षा के दौरान शिकायतकर्ताओं से सीधे बात की। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हेल्पलाइन का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान है और इससे किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां हल्द्वानी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से करेंगे शिष्टाचार भेंट। निर्माणाधीन जमरानी बांध का करेंगे हवाई निरीक्षण। प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था के किए हैं कड़े इंतजाम। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट करेंगे। इसके बाद सीएम धामी निर्माणाधीन जमरानी बांध परियोजना का हवाई निरीक्षण भी करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए हुए हैं। तो वहीं सीएम के आपको बताते चले, आगमन दौरे को लेकर कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही उपराष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट भी करेंगे सीएम धामी। और आपको बताते चले, ये सीएम धामी का हल्द्वानी आज दौरे पर रहेंगे, जहां अपने इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार भेंट करेंगे। इसके बाद सीएम धामी निर्माणाधीन जमरानी बांध परियोजनाओं का हवाई निरीक्षण भी करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन यात्रा पर आधारित पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज, आपको बताइए इयर्स दैट फॉरगेट अ लीडर, को लेकर अपने आधारित एक्स अकाउंट पर एक भावुक टिप्पणी साझा की है। सीएम धामी ने लिखा, कुछ किताबें केवल पढ़ी नहीं जाती बल्कि ये अनुभव की तरह दिल में उतरती हैं। द इमरजेंसी डायरीज ऐसी ही एक कृति है जो उन सालों की साक्षी है जब बोलना गुनाह था और चुप रहना जाना आत्मसमर्पण था। साथ ही इन पन्नों में एक ऐसे व्यक्तित्व की छाया मिलती है जिन्होंने उस सन्नाटे में भी अपने विचारों की मशाल जलाए रखी। संघर्ष की आंच में तपकर जो नेतृत्व आज विश्व मंच पर भारत की आवाज बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जीवन यात्रा का यह अध्याय पढ़ते हुए मन गर्व से भर उठता है। मुख्यमंत्री का यह संदेश न केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के संघर्षशील जीवन को सम्मान देता है बल्कि आपातकाल जैसे संवेदनशील विषय को लेकर युवाओं को प्रेरित करने वाला भी है। तो वही खबर हल्द्वानी से, जहां महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने हल्द्वानी नगर क्षेत्र के राजेंद्र नगर, प्रथम सुभाष नगर, चतुर्थ और डुंगा मल्ली बछौरा, आपको बताते चले बमौरी में बने 3 आंगनबाड़ी केंद्रों का आपको बताते चले निर्माण का समीक्षण किया। साथ ही हर केंद्र पर 18.57 लाख रुपए की लागत आई है। मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल इमारत नहीं बल्कि बच्चों के पोषण, शिक्षा, संस्कार का केंद्र है। उन्होंने कहा कि हाल ही में 7000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं की नियुक्ति से कार्यकुशलता में इजाफा हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग भूमि दान और इत्यादि करते हुए जो है हम लोग भवन निर्माण का काम करते ही रहते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में भूमि का मिलना और निर्माण होना बहुत उसमें चुनौतियां रहती है। तो मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि अपने ये शहरी क्षेत्र में, चाहे वो सुभाष नगर का हो, राजेंद्र नगर का हो, दोनों आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पे टॉयलेट से लेके, स्टोर रूम से लेके, किचन से लेकर, एक छोटे ऑफिस से लेके, हॉल से लेके, एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड जो है आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो बनाया गया। आज उसी का हमने लोकार्पण किया है। निश्चित रूप से उसमें बच्चों की संख्या भी अच्छी है और आने वाले समय में बच्चों की संख्या और वृद्धि होगी। तो आज ये लोकार्पित हुए आंगनबाड़ी केंद्र जनमानस को समर्पित किया गया है। मैं समझती हूँ कि एक ये
अच्छा संदेश है। इन भवनों को देखते हुए, सुविधाओं को देखते हुए पेरेंट्स जो है अधिक से अधिक बच्चे और गर्भवती गर्भधात्री जो है इन केंद्रों से जुड़कर सरकार की योजनाओं से लाभ। तो वही उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को ईडी का समन, वन विभाग घोटाला मामले में समन। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ी। वहीं परिवर्तन निदेशालय ने वन विभाग घोटाले मामले में समन जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। बताया जा रहा है कि ये समन वन विभाग के आर्थिक अनियमितताओं को लेकर जारी किया गया। ईडी इस पूरे प्रकरण में रावत से बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। तो वहीं आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को ईडी का जो समन है वो भेजा गया है। वन विभाग घोटाले को लेकर ये समन भेजा गया है, साथ ही उनसे पूछताछ के लिए तलब भी कर सकती है ईडी। आपको बताते चले, उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। परिवर्तन निर्देशालय में वन विभाग घोटाले के मामले में समन जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि ये समन वन विभाग के आर्थिक अनियमितताओं को लेकर जारी किया गया। ईडी इस पूरे प्रकरण में रावत से बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। तो वहीं उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में आज एक खास पहल देखने को मिली, जहां प्रदेश के डीजीपी ने देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों जैसे आईआईटीएस, आईआईएमएस, एनएलयू और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आए छात्र प्रतिनिधि मंडल के साथ ओपन हाउस बैठक की। छात्र संसद इंडिया और नेशनल गवर्नेंस टूर के अंतर्गत आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में डीजीपी ने युवाओं से कानून प्रवर्तन, सामुदायिक पुलिसिंग और प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली को लेकर खुलकर चर्चा की। इस संवाद का उद्देश्य युवाओं को सुरक्षा और शासन से जुड़ी चुनौतियों से रूबरू कराना और भावी नेतृत्व को मजबूत बनाना रहा। डीजीपी ने कहा कि युवाओं से संवाद भविष्य की सुरक्षित, सशक्त और उत्तरदायी व्यवस्था को मजबूत नींव है। तो वहीं आपको बताते चले, आईआईटीआईएम और इन सभी संस्थानों को इन्होंने परीक्षित किया। साथ ही डीजीपी ने छात्रों को संग ओपन हाउस बैठक की। कानून व्यवस्था पर छात्रों के साथ चर्चा, जहां युवाओं से संवाद को बताया भविष्य की नींव। तो वहीं उत्तराखंड में युवाओं में बढ़ती नशे की लत पर गंभीर हुए मुख्य सचिव आनंद वर्धन सचिवालय में एनकार्ड पोर्टल की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश। प्रदेश भर में एक साथ सघन अभियान चलाने के आदेश एसएसपी और एसटीएफ नवनीत सिंह को बनाया गया है। वहीं नोडल अधिकारी शिक्षण संस्थानों के मेडिकल टेस्ट से लेकर नशा मुक्ति केंद्रों के विस्तार तक तय हुई व्यापक रणनीति। तो आपको बताते चले, प्रदेश में नशे के खिलाफ एक सख्त अभियान चलाया गया, जहां आपको बता दें सोशल मीडिया से जुड़ेगा जागरूकता ये अभियान, जहां नशा मुक्ति केंद्रों का विकास, साथ ही प्रदेश में नशे के खिलाफ ये सख्त अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, जिसे लेकर प्रदेश में नशे के खिलाफ सख्त ये अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव ने इसे लेकर एक एक्शन भी लिया है, साथ ही संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश भी जो है वो दिए हुए हैं। साथ ही आपको बता दें नशा मुक्ति केंद्रों का विस्तार भी होगा। तो वहीं सेवा सदन में आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तहत दिए गए निर्देशों पर तेजी से अमल शुरू कर दिया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय मोहन सिंह रावत गांववासी की धर्मपत्नी मुन्नी रावत की पेंशन संबंधित समस्या को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी समीन बंसल के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी जय भारत के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम उनके निवास बदरीपुर पहुंची और पेंशन से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जल्द ही पेंशन संबंधित समस्या का समाधान किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लोकतंत्र की रक्षा में योगदान देने वाले सेनानियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए और इसके लिए शासन स्तर पर नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं। वहीं इसी क्रम में जिला प्रशासन सभी मामलों पर संवेदनशीलता और गंभीरता से कार्य कर रहा है।
तो वहीं उत्तराखंड से खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में 5 IAS अधिकारियों के विभाग बदले गए। डीएम नितिका खंडेलवाल को टिहरी की भी जिम्मेदारी, विशाल मिश्रा को नमामि गंगे की जिम्मेदारी, IAS गौरव कुमार MD हिल्ट्रॉन बनाए गए। वहीं पूर्व पांडे बने निर्देशक स्वजल, रणवीर सिंह चौहान नमामि गंगे पद से हटे। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शासन ने गुरुवार को बड़ी प्रशासनिक फेरबदल किया है। बता दें कि उत्तराखंड में 5 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए। इस संबंध में शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड शासन की ओर से जारी की गई लिस्ट के अनुसार IAS रणवीर सिंह चौहान को परियोजना निर्देशक नमामि गंगे के पद से हटाकर वर्तमान पदों पे यथावत रखा गया है। तो वहीं डीएम नितिका खंडेलवाल को टिहरी की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड में 5 IAS अधिकारियों के तबादले, जहां आपको बताते चले कि ये उत्तराखंड से बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां शासन ने गुरुवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। बता दें कि उत्तराखंड में 5 IAS अधिकारियों के तबादले जो है वो किए गए हैं। इसी को लेकर इस संबंध में शासन ने आदेश भी जारी कर दिए। उत्तराखंड शासन की ओर से जारी की गई लिस्ट के अनुसार IAS रणवीर सिंह चौहान को परियोजना निर्देशक नमामि गंगे के पद से हटाकर वर्तमान पदों पर यथावत रखा गया है। तो वहीं उत्तराखंड में इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। ताजा मामला हरीश रावत के उस बयान से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने अपने पुत्र को आगामी विधानसभा चुनाव में शिरकत कराने का इशारा किया था। ऐसे में अब बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती नजर आ रही है कि कांग्रेस हमेशा परिवारवाद की राजनीति करती है। केंद्र की राजनीति में गांधी परिवार का कब्जा है। तो उत्तराखंड में अपने आप को प्रदेश का सबसे वरिष्ठ नेता मानने वाले हरीश रावत ने पहले अपनी बेटी को विधायक का चुनाव लड़वाया, बड़े बेटे को सांसद का चुनाव लड़वाया और अब छोटे बेटे को आगामी चुनाव में उतारने की बात कह रहे हैं। एक तरह से हरीश रावत ने उत्तराखंड में कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह बना दिया है और वो अपने नजदीकियों को परिवार में, आपको बताते चले, लेकर लगातार उनको राजनीति में उतार रहे हैं। तो वहीं चमोली से खबर सामने आ रही है। चमोली में बादल फटने से तबाही का मंजर, बादल फटने से इलाके में भारी नुकसान। उत्तराखंड में चमोली जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बादल फटने की घटना ने तबाही मचा दी है। तेज बारिश और मलबे के चलते कई घरों को और संपर्क मार्गों को भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय नाले उफान पर है और क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन ने राहत और बचाव दल मौके पर रवाना कर दिया है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील भी जो है वो की गई है। तो वहीं चमोली में बादल फटने से आपको बताते चले इलाके में भारी तबाही और नुकसान हुआ है। साथ ही नालों में उफान, घरों में खतरा। साथ ही प्रशासन अब अलर्ट और टीमें भी रवाना कर चुके हैं। तो वहीं चमोली में बादल फटने से लोगों को भारी नुकसान का जो है सामना करना पड़ा है। साथ ही आपको बताते चले कई गांवों के संपर्क भी हैं जो वो टूट चुके हैं। तो वहीं देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई इस छापेमारी के दौरान पाल गैस एजेंसी के तहत अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग करते 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। मौके से कुल 27 गैस सिलेंडर, रिफिलिंग किट और इलेक्ट्रिक तराजू बरामद किए गए। विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वही उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुनकटिया में फिर बंद हुआ केदारनाथ हाईवे। भूस्खलन से यात्रा पर लगा ब्रेक, वही रास्ता बंद। साथ ही ऊपरी पहाड़ियों से गिर रहे बोल्डर और मलबा। SDRF NDRF जवान कर रहे जंगलों के रास्ते रेस्क्यू। श्रद्धालु मुनकटिया में सुरक्षित निकाले जा रहे हैं। सोनप्रयाग से आगे भेजने से पहले चल रही सतत निगरानी। लगातार बारिश से पहाड़ी बन रही मौत का कारण। तो वहीं एक हफ्ते से खराब मौसम स्थिति बनी चुनौतीपूर्ण। तो वहीं आपको बताते चले केदारनाथ यात्रा पर एक बार फिर खतरे से के बादल मंडरा रहे। आपको बताते चले कि मुनकटिया में भूस्खलन के चलते हाईवे बंद हो गया। ऊपर से लगातार गिर रहे बोल्डर और मलबे ने यात्रा को
थाम दिया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान मुश्किल हालात में श्रद्धालुओं को जंगलों के रास्ते निकालने का प्रयास कर रहे हैं। खराब मौसम की वजह से हालात लगातार बिगड़ते रहे हैं। प्रशासन की पूरी टीम में मौके पर तैनात है और पल पल की निगरानी की जा रही है ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। तो लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लोगों की मदद करते हुए रेस्क्यू लगातार कर रही है। तो वहीं खबर रुद्रप्रयाग से, जहां जिले के हुए बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है, जबकि 8 लोग अभी भी लापता है। हादसे के बाद से प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना एक गहरी खाई में बस गिरने के कारण हुई थी। बस में सवार अधिकांश यात्री किसी धार्मिक स्थल से लौट रहे थे। स्थानीय प्रशासन के अनुसार अब तक 4 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि लापता लोगों की तलाश ड्रोन और रेस्क्यू डॉग्स की मदद से की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले, हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और राहत टीमें मौके पर पहुंच गई। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।